नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम लाइन में। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम हर हफ्ते आपको रीजन की तमाम क्राइम स्टोरियों से रूबरू करवाते हैं। हमारी कोशिश ये भी है कि हम हर हफ्ते आपको एक ऐसा केस दिखाएं जिसके बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा और शायद सोचा भी होगा, लेकिन क्या थी उसके पीछे की पूरी कहानी, ये हम आपको दिखाएंगे खास सेगमेंट क्राइम फाइल में। बाकी क्राइम से जुड़ी खबरें दिखाने से पहले मैं आपको शुक्रवार को सामने आई एक बहुत ही शर्मनाक घटना के बारे में बताना चाहता हूं। दिल्ली में 5 साल की एक छोटी सी बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। ये बच्ची फिलहाल जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। पीड़ित बच्ची को दयानंद अस्पताल से एम्स रेफर किया गया है। 5 साल की पीड़ित बच्ची को गांधीनगर के एक घर से 4 दिन पहले अगवा कर उसके साथ न सिर्फ बलात्कार किया बल्कि बुरी तरह से सोडोमाइज भी किया गया था। ताजा जानकारी के अनुसार आरोपी को बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया है। दयानंद हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का क्या कहना था एग्जामिनेशन के बाद, आइए आपको सुनाते हैं। इस बच्चे की माँ ने हिस्ट्री दी हमें कि ये इसकी बच्ची 2-3 दिन से गायब थी और बच्चे को इन्होंने रिपोर्ट लिखाई, बच्ची कहीं नहीं मिली। फिर किसी ने बताया कि नीचे वाले घर में जहाँ वो रहती है उसके बच्ची की रोने की आवाज़ आ रही है और देखा था उस घर में ताला बंद था। तो जब उनको भी लगा हमारी बच्ची है ये, तो उन्होंने ताला तोड़ा और देखा कि उनकी बच्ची वहाँ से बरामद हुई। और हमने देखा तो बच्ची बहुत डरी हुई थी और बच्ची शी वॉज नॉट फुली कॉन्शियस और उसकी शी वॉज नॉट इन गुड कंडीशन। उसका ब्लड प्रेशर भी लो था, टैकीकार्डिया था। और फिर हमने बच्चे की जांच किया तो बच्चे को सुपरफिशियल इंजरीज थे, लिप्स पे, चीक पे, चेस्ट वॉल पे, आर्म्स पे। तो बाकी फिर हमने उसका एग्जामिनेशन किया प्राइवेट पार्ट्स का। उसमें हमने पाया कि देयर वाज इंजरी ऑफ द वेजाइना विच हैड गॉन अप टू द एनल ओपनिंग। तो हमने कहा प्रॉपर एग्जामिनेशन के लिए इसको जीए में एक्सप्लोर करना चाहिए। वी प्रिपेयर्ड हर फॉर एक्सप्लोरेशन अंडर जीए। और उसमें हमने देखा कि बच्ची के अंदर से हमने एक हेयर आंवला की बॉटल होती है तकरीबन 200 ml की फ्लैट सी बॉटल, वो बॉटल हमने निकाली और 2-3 पीस उसमें कैंडल के थे जो कि वो भी अंदर ही थे। और उसकी वजह से जो है वजाना का जो पोस्टीरियर वॉल है बिल्कुल टीयर हो गया था और उसके एनल कैनाल तक इंजरी चली गई थी। क्यों होता है इंसानियत का यूं कत्ल? क्यों बच्चे चढ़ते हैं बलि? गलती कहां है? क्यों नहीं लेती पुलिस ऐसे मामलों को गंभीरता से? क्यों कोशिश होती है ऐसे केसेस को दबाने की? लेकिन क्या फर्ज सिर्फ पुलिस का है? क्या हमारे समाज के ढांचे में कुछ त्रुटियां दिखाई नहीं पड़ती? शायद समय आ गया है हम सबके जागने का, दोष स्वीकारने का और सही कदम उठाने का। लेकिन अभी वक्त है क्राइम से जुड़ी इस हफ्ते की छोटी बड़ी घटनाएं देखने का क्राइम फटाफट में। दिल्ली के रेड लाइट एरिया जीबी रोड के एक कोठे पर पुलिस ने गुरुवार को छापा मार 3 नाबालिग लड़कियों और एक बच्चे को बरामद किया। लड़कियों को इस कदर छिपाया गया था कि उनको ढूंढ निकालना ही अपने आप में एक उपलब्धि थी। तहखाने में तहखाना था जिसमें एक और तहखाना था जिसमें इन लड़कियों को रखा गया था। बठिंडा में मंगलवार को एक सड़क छाप आशिक की जम के पिटाई हुई और उसके स्कूटर को आग के हवाले कर दिया गया। यह मनचला आशिक रोज एक 12 साल की नाबालिग लड़की को छेड़ने आता था और अश्लील हरकतें करता था। लड़की ने जब अपने परिवार से शिकायत की तो उस आशिक को घेर कर उसकी खूब पिटाई की गई। मौके पर पुलिस बीच बचाव करके उसे थाने ले गई, लेकिन लोगों का गुस्सा उसके स्कूटर पर निकला जिसे गुस्साई भीड़ ने आग के हवाले कर दिया।
सरकारी अस्पताल कपूरथला में मचा ये कोहराम और भीड़ इकट्ठी हुई है उस दर्दनाक हादसे के लिए जिसमें जालंधर की एक 22 वर्षीय नवविवाहित लड़की नवनीत कौर मारी गई। नवनीत कौर की शादी करीब 15 महीने पहले एनआरआई कमलजीत सिंह के साथ हुई थी। आरोपों के अनुसार पहले दिन से ही उसके ससुराल वाले नवनीत को दहेज के लिए तंग कर रहे थे। जहां ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे थे, वहीं उसको ये पता चला कि उसके पति की पहले से ही शादी हो चुकी है और उसके साथ धोखा किया जा रहा है। इस माहौल से तंग आकर नवनीत ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। परिवार वाले पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट नजर आए और आरोप लगाए कि पुलिस ने दबाव के चलते अपनी पहली रिपोर्ट में केवल दोषी परिवार के 2 सदस्यों को ही नामजद किया और घटनास्थल पर समय पर नहीं पहुंची, जिससे मृतक नवनीत का बयान दर्ज नहीं हो पाया। जबरदस्त विरोध के बाद ही पुलिस ने मृतक के पति, जेठ, बिचौलिया, सास और ननद को दोषी मान कुल 5 लोगों, जिनमें से 3 विदेश में हैं, उन पर अलग अलग कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। ये नजारा है लुधियाना का, जहां 4 युवकों ने एक महिला को सरेआम रॉड से पीटा। पीड़िता चिल्लाती रही लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। पीड़ित महिला को बालों से घसीटा गया। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने कुछ दिन पहले एक युवक को इन युवकों से पिटने से बचाया था और इन आरोपियों में से एक युवक से उसने अपने पैसे वापस मांगे थे, जिसका बदला इन युवकों ने रॉड से लिया। बीएसएफ को मंगलवार रात को एक बड़ी कामयाबी तब मिली जब बीएसएफ ने पंजाब के तरनतारन में भारत पाक सीमा पर तकरीबन 260 करोड़ रुपए की हेरोइन पकड़ी। पाकिस्तान से लाई जा रही 52 किलो की हेरोइन 2 अलग अलग खेपों में पकड़ी गई। इनमें से 32 किलो हेरोइन मंगलवार रात खेमकरन सीमा के पास पकड़ी गई, तो 20 किलो की खेप अटारी के पास रोरावली सीमा चौकी पर पकड़ी गई। इसके अलावा बीएसएफ ने एक ऑटोमेटिक पिस्टल, पाकिस्तानी सिम वाला एक नोकिया मोबाइल और थोड़ी सी अफीम भी जब्त की है। इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। हरियाणा के सोनीपत में शादी के 2 ही दिन बाद गुरुवार को दिन दिहाड़े दूल्हे और उसकी मां की गोली मारकर हत्या कर दी गई और हमलावर नवविवाहिता का अपहरण कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक इस वारदात को चंडीगढ़ पुलिस के कांस्टेबल बेअंत सिंह ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया। कांस्टेबल बेअंत सिंह लड़की का प्रेमी था। आरोपी को पकड़ने के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। अब वक्त हो चला है क्राइम फाइल का। चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली के ट्राई सिटी एरिया में इस केस ने सबको हिलाकर रख दिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं ज्योति मर्डर केस की, जिसमें नित नए खुलासों ने कुछ बड़े नामी गिरामी लोगों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। क्या है ये सारा मामला और कहां तक पहुंची है पुलिस की जांच, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दिन 22 नवंबर 2012, समय सुबह 5 बजे, स्थान पंचकुला सेक्टर 21। सड़क किनारे मिली एक लड़की की लाश, जिसकी जानकारी तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को दी गई। इस 24 साल की लड़की के सिर पर गहरी चोट के निशान थे, जिस बात ने तुरंत पुलिस का ध्यान अपनी ओर खींचा वो थी उस लड़की का चेहरा बिगाड़ने की कोशिश। इससे शायद पुलिस को शक हुआ कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सोचा समझा कोल्ड ब्लडेड मर्डर हो सकता है। शव से मिले एक आईडी कार्ड ने पुलिस को लड़की की पहचान के अहम सुराग दिए। ये थी ज्योति, एक 24 वर्षीय बीएड स्टूडेंट जो पिछले 6 महीने से चंडीगढ़ के सेक्टर 21B में एक पीजी में रह रही थी।
कोई एक स्टूडेंट को मारना चाहेगा? क्या थी इसके पीछे की कहानी? ये ढूंढने के लिए पुलिस पहुंची ज्योति के घर बंगा गांव होशियारपुर में, जहां मिले ज्योति के बुजुर्ग माता पिता। 8:30 ਵਜੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੀ। उधर 2 दिन बाद यानी कि 24 नवंबर को आई ज्योति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कई सारे और शक पैदा कर दिए। इस रिपोर्ट के अनुसार ज्योति की मौत सर पर गहरी चोट लगने के कारण हुई थी। साथ ही इस रिपोर्ट में कुछ और चौंका देने वाले खुलासे भी हुए। ज्योति कुछ महीने पहले ही प्रेग्नेंट थी, जिसका अबॉर्शन उसने हाल फिलहाल में ही करवाया था। इस रिपोर्ट में यह भी जाहिर हुआ कि ज्योति के पिछले तकरीबन 3 साल से शारीरिक संबंध थे। उसने 4 महीने की प्रेगनेंसी को सितंबर में ही अबॉर्ट करवाया था। पुलिस को पहला शक उस शख्स पर ही हुआ जो ज्योति के इतने करीब था, लेकिन अभी तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बारे में और जानकारी के लिए पुलिस ने ज्योति के फोन रिकॉर्ड की जांच शुरू की। जांच में कुछ और नए खुलासे हुए, जैसे ज्योति का फोन नंबर उसके नाम पर रजिस्टर था ही नहीं और जिस नंबर पर उसकी सबसे ज्यादा बात होती थी उस शख्स का भी पता नहीं चल पा रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों नंबर नकली कागजात पर लिए गए थे। पुलिस ने इस बारे में फिर ज्योति के माता पिता से बात की। किस पर था आखिर ज्योति के पिता को शक? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਛੱਡੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ। ज्योति के पिता ने बताया कि ज्योति की किसी राम कुमार चौधरी नाम के शख्स के साथ जान पहचान थी और वो उसकी एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करती थी। लेकिन बाद में पता चला कि ना ही किसी राम कुमार चौधरी का इस कंपनी से कोई कनेक्शन था और ना ही ज्योति इस कंपनी में काम करती थी। तो क्यों बोला ज्योति ने अपने पिता से झूठ? ये बात पुलिस को सताई जा रही थी। शुरुआती जांच ही झूठ और फरेब की ओर इशारा कर रही थी। नकली कागजात पर मोबाइल नंबर, माता पिता से झूठ और पिता का एक राम कुमार चौधरी नाम के शख्स पर सीधे आरोप लगाना कुछ न कहकर भी कई इशारे कर रहा था। कौन था ये राम कुमार चौधरी और क्यों लगा रहे थे ज्योति के पिता इस पर आरोप? राम कुमार चौधरी हिमाचल में दून विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी थे। ये हिमाचल के एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखते थे और इनके पिता लज्जाराम दून विधानसभा क्षेत्र से 4 बार कांग्रेस के विधायक रह चुके थे। इस सीट पर ही राम कुमार चौधरी पहली बार विधायक पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे। ये हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। एक बड़े नाम पर लग रहा था एक संगीन आरोप और आरोप लगाने वाला था एक आम आदमी जो कि पेशे से है दर्जी, जो पुलिस से अपनी बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा था। पुलिस ने राम कुमार चौधरी और उसके परिवार से संपर्क साधा, लेकिन उम्मीद के मुताबिक उन्होंने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया। ये जो आरोप है ये बिल्कुल निराधार है और इसमें कोई दम नहीं है। इसमें जो है राजनीतिक षड्यंत्र है और छोटे भाई राम कुमार जी को जो है बदनाम करने की कोशिश की जा रही है ताकि इनको राजनीतिक तौर पर जो है नुकसान पहुंचाया जा सके। ये हमारे कुछ लोग जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं ये इसमें उनका मुझे हाथ लगता है, क्योंकि लोग जो गलत प्रचार कर रहे हैं कि यहाँ इलेक्शन में आती थी, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बिल्कुल एक राजनीतिक तौर पर इनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने फिर जांच का दायरा बढ़ाया और ज्योति के बैंक अकाउंट खंगाले।
पाया कि ज्योति के अकाउंट में हर महीने पैसे डाले जा रहे थे और ये पैसे बद्दी में स्थित एक बैंक की ब्रांच से डाले जा रहे थे। आपको बता दें कि रामकुमार चौधरी का घर भी वही है, लेकिन उनके और उनके परिवार वालों का आरोपों को नकार देने के कारण कुछ देर तक जांच जैसे थम सी गई। ऐसे में सामने आया एक शादी का वीडियो। ये शादी थी ज्योति की छोटी बहन ईशा की, जिसकी शादी सितंबर 2009 में हुई। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रामकुमार चौधरी शादी में शामिल हुए थे। इससे पुलिस और सतर्क हो गई और रामकुमार चौधरी के मोबाइल नंबर की जांच की गई। इस जांच में पता चला कि रामकुमार चौधरी, ज्योति और वो तीसरा नंबर जिस पर ज्योति सबसे ज्यादा बात करती थी, वो कत्ल की रात करीबन 12:30 बजे तक एक ही लोकेशन पर थे। इन सब सबूतों से लैस पंचकुला पुलिस ने रामकुमार चौधरी को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन पुलिस की कोशिशें तब नाकाफी साबित हुई जब रामकुमार चौधरी इस प्रक्रिया से बचते नजर आए। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਆਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੰਡ ਬੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਐਵੇਂ ਖੱਜਲ ਖਵਾ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ। 20 ਲੱਖ ਪਹਿਲਾਂ दवा देना, 10 लाख बाद च दे देवांगे। परिवार में हताशा और निराशा का माहौल था और लग रहा था कि एक बार फिर एक बाहुबली नेता एक आम इंसान का कत्ल करके बच निकलेगा। मीडिया के लगातार दखल ने इस केस को कभी भी कमजोर नहीं पड़ने दिया। यहां तक कि डे एंड नाइट न्यूज के रिपोर्टर को इस वजह से कई बार धमकी भी मिली, लेकिन वो बिना डरे इस केस के हर पहलू को लोगों तक पहुंचाते रहे। लगभग अंधेरे में चल रहे इस केस ने अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका था। 22 दिसंबर यानी पूरे एक महीने के बाद पंचकुला पुलिस को उस समय एक कामयाबी मिली जब उन्होंने बद्दी में एक मोबाइल डीलर को हिरासत में लिया। आशीष कुमार नाम के इस डीलर ने नकली कागजात के आधार पर विधायक रामकुमार चौधरी और ज्योति के लिए नकली कागजात के आधार पर 2 सिम कार्ड अरेंज करके दिए थे। अब इन सब सबूतों से लैस पुलिस ने रामकुमार चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। उधर 2 दिन पहले यानी 20 दिसंबर को रामकुमार चौधरी दून विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत गए। 26 दिसंबर को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में दाखिल रामकुमार चौधरी की एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन खारिज हो गई और रामकुमार चौधरी को कस्टडी में लेने का रास्ता साफ हो गया। फिर शुरू हुआ चोर सिपाही का असली खेल, जहां रामकुमार चौधरी अचानक से गायब हो गए, वहीं पुलिस की छापेमारी भी कुछ काम न आ रही थी। लेकिन रामकुमार चौधरी आखिर कब तक भाग सकते थे? आखिर विधायक थे। 5 जनवरी को रामकुमार चौधरी के भाई हरभजन चौधरी को अरेस्ट किया गया। आरोप भाई को छुपाने का जुर्म। लेकिन अगले ही दिन पंचकुला कोर्ट ने हरभजन चौधरी को जमानत दे दी और 7 जनवरी को पुलिस ने रामकुमार चौधरी को भगौड़ा घोषित करते हुए उसका पता देने वाले को 2 लाख रुपए इनाम की घोषणा कर दी। खेल खत्म हुआ 8 जनवरी को जब रामकुमार चौधरी ने अदालत में खुद ही सरेंडर कर दिया। रामकुमार चौधरी इस गुत्थी की मुख्य कड़ी थे और वो ही इस कत्ल के रहस्य से पर्दा उठा सकते थे। आखिर क्यों हुआ था ज्योति का कत्ल? क्या ये कत्ल उन्होंने ही किया था?
पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपना जुर्म कबूला और बताया कि उसने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर ये कांड किया। उसने बताया कि गुरमीत सिंह, परमजीत सिंह और धर्मपाल के साथ मिलकर पहले ज्योति को शराब पिलाई और फिर नशे की हालत में सड़क पर लेटाकर उसके सिर को ट्रक से कुचल दिया। शराब की बोतल पुलिस को घटनास्थल से बरामद हुई। साथ ही पुलिस ने जानकारी दी कि ज्योति का अबॉर्शन चंडीगढ़ के सेक्टर 20 में स्थित एक नर्सिंग होम में करवाया गया था। अबॉर्शन के समय रामकुमार चौधरी ज्योति के पति बनकर उसके साथ गए थे, जिसमें आरोपी ने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपना नाम बदलकर रमेश कुमार बताया था। पुलिस की दलील के अनुसार कत्ल की गुत्थी तो सुलझती नजर आ रही थी, लेकिन रामकुमार चौधरी ने ज्योति को क्यों मारा? पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक ज्योति अब रामकुमार चौधरी को लेकर पॉजेसिव हो गई थी, डिमांड रख रही थी ज्यादा से ज्यादा समय उसके साथ बिताने के लिए। वो उसे धमका रही थी, इस बेनाम रिश्ते की बात उसके पत्नी को बताने की बात कर रही थी और यहां तक कि सारी बात को जग जाहिर करने की बात कर रही थी, और यही बना ज्योति के कत्ल का कारण। पुलिस के मुताबिक रामकुमार चौधरी ने अपना जुर्म कबूला। उसने पूछताछ के दौरान कई सारी बातों का खुलासा किया। 14 जनवरी को पंचकुला पुलिस ने कोर्ट के सामने ये जानकारी दी और एक और आरोपी का नाम सामने रखा, तिलक राज, जिसके ट्रक से ज्योति को कुचला गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए 16 जनवरी को हिमाचल कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रामकुमार चौधरी को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया। वहीं रामकुमार चौधरी ने कोर्ट से गुहार लगाई कि उसे विधायक पद की शपथ ग्रहण करने की अनुमति दी जाए। कोर्ट से मिली अनुमति से रामकुमार चौधरी ने 24 जनवरी को विधायक पद की शपथ ले ली। विधायक पद की शपथ लेने के बाद आरोपी रामकुमार चौधरी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए एक बार फिर से अपने आप को निर्दोष बताया। मैंने कोई गुनाह कबूल नहीं किया और मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ और बेकसूर इसमें साबित होकर न्यायालय से निकलूंगा। मुझे न्यायालय पे पूरा विश्वास है। उसमें मेरा कोई है ही नहीं, नाम कोई मेरा टेलीफोन नंबर है, ना कोई मेरा और है, और किसके नंबर हैं क्या हैं आई डोंट नो। तो मेरे गले डाली गई है। रामकुमार चौधरी अपने 3 साथियों गुरमीत, धर्मपाल और तिलक राज के साथ इस समय अंबाला जेल में बंद है और पुलिस सबूतों को इकट्ठा करने में लगी हुई है। विधायक होने के कारण रामकुमार चौधरी को B क्लास सुविधा भी दी गई है। एक लड़की की निर्मम हत्या के इस मामले में पंचकुला पुलिस की कार्यप्रणाली कई बार सवालों के घेरे में गिरी, तो कई ऐसे सवाल भी पैदा हुए जिनका जवाब लाजमी तो है लेकिन मिला नहीं। फिलहाल राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला देने वाला यह मामला अदालत की चौखट पर आ पहुंचा है। यहां कातिल को बेनकाब करने के लिए इस मामले को कई कानूनी पेचीदगियों से गुजरना होगा। यहां पर पुलिस को हर उस उलझे हुए सवाल का जवाब भी देना होगा और जवाब का प्रमाण भी। कैमरामैन विनय कुमार के साथ कुलवीर दीवान, डे एंड नाइट न्यूज़, पंचकुला। इस केस में कई सवाल उठते हैं, कुछ उठाए हैं बचाव पक्ष ने और कुछ सीबीआई ने। कोर्ट में चार्जशीट तो दाखिल हो गई है, लेकिन बचाव पक्ष का आरोप है कि चार्जशीट में फोरेंसिक रिपोर्ट, हेयर सैंपल वगैरह की फाइंडिंग शामिल नहीं की गई है। गौरतलब बात यह भी है कि इसी आधार पर विधायक रामकुमार ने बेल की एप्लीकेशन डाली थी, जो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है। इस केस में कई नए खुलासे होने अभी बाकी हैं और हर एक खुलासे पर बनी रहेगी हमारी पैनी नजर। लेकिन अब वक्त हो चुका है पूरा। हम अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे आपसे इसी वक्त और इसी समय पर। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर।
हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।